आज की सबसे बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रोक चलाया। इतना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रोक कि विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। मोदी का पॉलिटिकल स्ट्रोक आज हम आपको बताएंगे। 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ एक हिट में सबको किनारे कर दिया है। कैसे आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं वो राज्य, वो 7 राज्य जिसमें चुनाव होने वाले, कैसे प्रधानमंत्री के एक फैसले ने सबको तितर बितर कर दिया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी और प्रधानमंत्री का वो पॉलिटिकल स्ट्रोक किन राज्यों में फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश, जहां 403 सीटों पर चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक फायदा करेगा। गुजरात, जहां 182 सीटों पर चुनाव होने, पंजाब 117 सीटों पर चुनाव होने और अगले साल चुनाव होने, 6-7 महीने बाद चुनाव। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होने और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव होने हैं। गोवा में 40 सीटों पर मतदान होंगे और मणिपुर में 40 सीटों पर वोटिंग होगी। ये चुनाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कहां होने की प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, उसके बाद इन राज्यों में सबसे ज्यादा फायदा होगा बीजेपी को। आइए अब आपको बताते हैं जातीय अंकगणित। जातीय अंकगणित क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग को लेकर जो दांव चला है उसने सबको एक तरफ कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा देश में जातीय अंकगणित कहता क्या है। प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसा काम किया है कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी को अपनी ओर खींच लिया है। यह देखिए आपके सामने देश का जातीय गणित है। देखिए सबसे ज्यादा 41% जो मैं आपको दिखा रहा हूं पिछड़ा वर्ग है, यानी 41% ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इस 41% में यादव भी आते हैं, कुर्मी भी आते हैं और बहुत सी जातियां इस 41% में आती हैं। और 30% अगली जाति, यानी जो आरक्षण 10% मिला है आर्थिक तौर पर, वो अगली जातियों में शामिल होगा। 20% लगभग अनुसूचित जाति और 9% अनुसूचित जनजातियां। तो प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है ये पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा प्रधानमंत्री का ये पॉलिटिकल स्ट्रोक क्या है। एक स्ट्रोक से 41% को प्रधानमंत्री ने साध लिया है। देखिए जरा प्रधानमंत्री का ये स्ट्रोक है कि कैसे पीएम ने 41% को साध लिया है। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि मोदी सरकार में सबसे पहले सबसे ज्यादा ओबीसी के मंत्री हैं, यानी सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने अपनी टीम में जगह दी। इस महीने 43 मंत्रियों में, जो 43 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें से 27 मंत्री अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यह सबसे रीसेंट स्ट्रोक है प्रधानमंत्री का, जो उन्हें सियासी रूप से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन यह फैसला प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। जरा यह रिपोर्ट देखिए पहले। मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है, मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना। प्रधानमंत्री मोदी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो अपने एक स्ट्रोक से विरोधियों को चारों खाने चित्त करने की कला जानते हैं। पीएम ने पिछड़ों को साध कर देश की सबसे बड़ी वोटर आबादी को अपने साथ ले लिया है। पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए, लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। तो यह है सबसे बड़ा फैसला कि कैसे मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस करते हैं, छात्र एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए यह बहुत बड़ा फैसला है। और यह कैसे सीधे तौर पर एमबीबीएस छात्रों को तो फायदा पहुंचाएगा जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को देगा। आइए आपको बताते हैं फैसला क्या लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है मोदी का यह पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी
को आरक्षण दिया है, यानी अदर बैकवर्ड क्लास को अब तक मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं मिलता था। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। डेंटल कॉलेज में भी आरक्षण दिया जाएगा बाकायदा। न सिर्फ डेंटल कॉलेज बल्कि आरक्षण ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, यह फैसला किया गया है। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें, अगड़ी जातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इसी साल यह लागू हो जाएगी आरक्षण नीति, यह व्यवस्था। और बाकायदा SC ST के लिए यह पहले से लागू है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ा फैसला किया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, मायावती ने क्या कहा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव वोट लेते हैं और यादव पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए अखिलेश यादव परेशान है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष में, इसे जल्दी से मूव करेंगे, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी। अब सोचिए, जैसे ही पीएम ने ट्वीट किया और यह फैसला हुआ कि अखिलेश के जो यादव वोटर हैं उनके लिए अखिलेश ने क्या किया है ये खुद जानते होंगे वो बेहतर, लेकिन वो भी ओबीसी में आते हैं, उनके बच्चे भी अब मेडिकल एग्जाम देंगे तो उन्हें भी ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं जरा देखिए। उन्होंने ट्वीट किया, सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी बीजेपी को झुकना ही पड़ा। बीजेपी ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। यह सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 जीतेंगे। ये जो 2022 जीतेंगे वाली लाइन है, यह बताता है कि किस कदर इनसिक्योर कर गया है बीजेपी का यह फैसला बाकी दलों को जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते आए। सिर्फ अखिलेश नहीं, मायावती भी छटपटा रही है। मायावती का ट्वीट देखिए जरा। मायावती ने क्या लिखा है? मायावती लिख रही है, मेडिकल कॉलेजों में और यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में रिजर्वेशन की घोषणा काफी देर से उठाया गया है कदम। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही ले लेती तो इनको अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला है। यानी देखिए, अब आप ट्वीट से बखूबी समझ सकते हैं कि इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी, दर्द और बेचैनी किसे हो रही है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद को पिछड़ा कहते हुए समाजवादी पार्टी, अखिलेश, मुलायम और माया पर भी ऐसा ही हमला किया था। सुनिए जरा। जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। लेकिन अब मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। तो यह सिर्फ बीजेपी का एक फैसला नहीं, कुछ दिन और पीछे जाइए, प्रधानमंत्री ने जब अपनी टीम बनाई तो सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्रियों को जगह दी, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग से मंत्रियों को जगह दी गई। टीम मोदी में भूपेंद्र यादव हो, अनुप्रिया पटेल हो, जितने भी नेता प्रधानमंत्री ने, पंकज चौधरी को आप देख रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति, यानी जिनको भी प्रधानमंत्री ने अपनी टीम में शामिल किया, यह सोचकर कि पिछड़ा वर्ग देश में 41% है तो उनका प्रतिनिधित्व भी उनकी टीम में उसी अनुपात में होना चाहिए। बेशक राजनीतिक पंडित कहते हैं पॉलिटिकल लिया गया फैसला है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी कैबिनेट में हिस्सेदारी भी।
आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की टीम में कौन कौन है पिछड़ा चेहरा या ओबीसी चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 27 मंत्री और करीब 35% मंत्री ओबीसी हैं। जी हां, 35% मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव और इसके अलावा प्रहलाद पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति और अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, ये वो नाम है, वो चेहरे हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में हैं। आइए अब आपको बताते हैं ये जो आरक्षण दिया गया है इसके मायने क्या हैं, ये बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे आने वाले चुनाव में। सोचिए जरा, अब तक लोग 12%, 15%, 19% वोट के लिए लड़ते हैं, बीजेपी ने 41%, 41% वोट को कैसे साध लिया है एक कदम से। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें सबसे अहम राज्य है उत्तर प्रदेश। कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जीता उसी का दिल्ली पर होता है कब्जा। यूपी में 2022 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव होंगे, जहां एक एक वोट के लिए कांटे की लड़ाई होगी, जहां योगी और मोदी को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी बिसात मोहरे चलने शुरू कर दिए। कांटे की इस लड़ाई में मोदी सरकार ने मेडिकल कोर्सेज और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण का ऐलान कर पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चला। योगी आदित्यनाथ के लिए फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव की राह थोड़ी आसान हो गई। वैसे तो देश के हर राज्य में जातिगत सियासत एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी में जातिगत मामलों में थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है उत्तर प्रदेश, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां जातीय गोलबंदी से इनकार तो करती हैं, लेकिन सारे सियासी समीकरण जातीय आधार पर ही तय होते हैं और तैयार करती हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में ओबीसी आरक्षण से फैसले से योगी सरकार को बड़ा फायदा होने वाला। आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें, इनमें एनडीए के पास 315 है, समाजवादी पार्टी के पास 49 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के पास 18, कांग्रेस के पास 7, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 4 और राजा भैया के दल जनसत्ता दल के पास 2 और 1 सीट निर्दलीय के पास है। ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना है तो आरक्षण की सियासत से वो भाग नहीं सकती, क्योंकि यहां सपा और बसपा जैसी पार्टियों का आधार जातिगत है और जातीय वोटों को साधना बीजेपी की जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी है। और क्योंकि यूपी लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी के पास 62 और सहयोगी पार्टी अपना दल के पास 2 सीटें हैं। इन सीटों को बचाए रखने और 2014 के आम चुनाव में मोदी सरकार की राह आसान करने के लिए भी आरक्षण की सियासत एक मजबूरी है और इसी के मद्देनजर केंद्र के इस फैसले को पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। तो यूपी चुनाव के मद्देनजर अगर यह फैसला लिया गया है तब भी यह देश की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के एक बड़ी स्ट्राइक की। भ्रष्टाचार पर योगी ने पिछले 4.5 साल में इतनी बड़ी स्ट्राइक की है कि सुनने वाले भी चौंक जाएं। इतनी बड़ी स्ट्राइक, इतना बड़ा प्रहार आज तक किसी सूबे, किसी राज्य में नहीं हुआ। आइए आपको बताते हैं योगी ने किया क्या है। सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद यूपी में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया गया। देखिए जरा और ध्यान से देखिए सीएम योगी ने क्या किया। सीएम योगी ने के आदेश पर कई बड़े अधिकारियों को चपरासी बना दिया गया। जी हां, भ्रष्ट अधिकारियों को चपरासी बना दिया गया, भ्रष्ट अफसरों को डिमोट करके चौकीदार बना दिया गया। इतना ही नहीं, कई अफसरों को डिमोट करके प्रचार सहायक बना दिया गया। 30 सरकारी अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो करप्ट थे। 35 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। 50 पीसीएस अफसरों को भी शिकंजे में लिया गया और कुल 2100 कर्मचारी सलाखों के पीछे हैं। आज इनमें भ्रष्ट कर्मचारी और अफसर हैं। 222 पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया गया है, सलाखों के पीछे हैं, जबकि दूसरे विभाग के 515 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। यह है योगी आदित्यनाथ का एक्शन। तो योगी आदित्यनाथ के अंदाज हमेशा ऐसे ही रहा है। जब से कुर्सी संभाली कहीं भी औचक निरीक्षण करते हैं, किसी भी अस्पताल, किसी भी स्कूल और किसी भी अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां जाकर देखते हैं कि स्थिति कैसी, और जैसे ही उन्हें करप्शन और भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है
उस पर भी कड़ा एक्शन लेते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में करप्शन को कम करने में काफी कारगर रहे हैं योगी। देखिए जरा रिपोर्ट। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। बकवास मत बंद करो अपना। ये योगी के तेवर हैं, काम से कभी समझौता नहीं। योगी राज में जो अफसर ईमानदारी से काम करेगा वो सर आंखों पर होगा, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो अफसर से कब चपरासी या चौकीदार बना दिया जाएगा वो खुद नहीं जानता। योगी ने बेईमान अफसरों पर ऐसे ही चाबुक चलाकर यूपी से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दिया है। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहाँ पे, पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपराधियों को कड़ा संदेश दिया, और इसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ योगी का एक्शन तेज हो गया। एक के बाद एक ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और इसके बाद शुरू हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का ऑपरेशन क्लीन। जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई। और छोटा मोटा नहीं, ऐसा नहीं कि छोटे अधिकारियों पर एक्शन हुआ हो, बड़े बड़े अधिकारियों पर बड़े बड़े एक्शन हुए। ऐसी कार्रवाई जो वो ख्वाब में, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आइए आपको बताते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति साफ और सीधी है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके मुताबिक इस तरह के किसी भी अधिकारी को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, इसी के तहत सीएम योगी के आदेश पर 4 अधिकारियों को डिमोट कर पुराने ओहदे पर भेज दिया गया। देखिए जरा, सूचना विभाग में 4 अधिकारियों का कद घटा दिया गया। बरेली के अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह को डिमोट कर चपरासी बना दिया गया। सोचिए जरा, अपर जिला अधिकारी। मथुरा के अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को डिमोट कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक बना दिया गया। यह थी सजा भ्रष्टाचार की। भदोई के अपर जिला सूचना अफसर अनिल कुमार सिंह को भी डिमोट किया गया। डिमोशन करके सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक बना दिया गया। और फिरोजाबाद के अपर जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर को डिमोट कर चौकीदार के पद पर वापस भेज दिया गया। ये चारों कर्मचारियों को हुक्म दिया गया कि अपने पुराने ओहदे पर ही रिपोर्ट करेंगे, और काम संभालने के बाद उसकी रिपोर्ट तुरंत हेडक्वार्टर्स को दें। दरअसल नवंबर 2014 में इन सभी मुलाजिमों के नियमों के खिलाफ प्रमोट किया गया था। इन्हें प्रमोशन दिया गया था, लेकिन प्रमोशन के बाद यानी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सब फर्जी थे, और जब उनको जब चेक किया गया और फेक और फर्जी निकले तो इन सब की पदोन्नति तो हो गई थी, लेकिन फर्जी निकलने के बाद वापस चपरासी बना दिया गया। आइए उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं योगी की सख्ती पर, कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन लोग इसे समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें एहसास भी है कि यूपी में अब करप्शन नहीं है। सुनिए जरा खुद यूपी के लोगों को। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ऐसे भ्रष्ट लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए सरकार से बाहर। बाकी जो सरकार कर रही है सब कुछ अच्छा कर रही है, और जो भ्रष्ट लोग थे वो वैसे भी किनारे हो चुके हैं। आम जनता और जो काबिल लोग हैं उनके हित में लिया गया है, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। योगी सरकार ने जो डिमोशन वाला फैसला किया हुआ है ये ठीक है, ये उचित है, ऐसा होना चाहिए। जो काबिल लोग हैं उन्हीं को अच्छे पदों पे बने रहना चाहिए। ये संवैधानिक रूप से सही है तब तो सही है, संवैधानिक रूप से नहीं सही है तो उनको तो निकाल देना चाहिए। बिना किसी एलिजिबिलिटी के अपॉइंट कर लिया गया था, अगर इस टाइम उनको डिमोट किया जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है वो। जी ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन योगी सरकार को ये देख लेना चाहिए कि वो सही आदमी चुने, ऐसा ना हो कि जो अपने बलबूते पे गया हो उसको भी वो नीचे कर दे। बहुत सही है उनका फैसला, योगी जी का बहुत सही फैसला है। नियमों को ताक पे रख के बनाया गया है ना, तो बाकी लोग से तो अन्याय हो गया है। जो पिछली सरकारों में भी जो लोग प्रमोट हुए थे इस तरीके से,
उनकी जांच कराकर उनको भी डिमोट किया जाए। ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है हमारे लिए, और बाकी तो हमें कोई सरकार समझ में नहीं आई इसके अलावा। बाकी जो कर रहे हैं अच्छा ही है। तो यूपी के लोगों को आपने सुन लिया, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, रोज अधिकारियों से मिलते हैं, वो खुद बता रहे हैं भ्रष्टाचार है या नहीं है, या अधिकारियों पर जो एक्शन हुआ वो सही है या गलत। आतंकियों पर योगी का खौफ, आपको बताएंगे कि दरअसल योगी का जो एक्शन हुआ उसके बाद आतंकी खौफजदा हैं। लगातार एक के बाद एक 23 आतंकी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए, और साजिश क्या थी वो आपको हमने पहले बताया। लेकिन ये डरे और घबराए आतंकी अब योगी के गढ़ में, योगी राज में धमकियां दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, एक चिट्ठी बाकायदा आतंकियों की तरफ से लिखी गई। आतंकियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा हंटर चला कि उनकी बौखलाहट सामने आने लगी। एक के बाद एक सीएम योगी की अगुवाई में आतंकी कनेक्शन बेनकाब हो रहा है। इसी का नतीजा है कि सूबे में एक्टिव आतंकी सेल और हैंडलर धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर को धमकी भरा पत्र भेजा गया। इस पत्र में लिखा है, क्या लिखा है देखिए जरा। इस पत्र में लिखा है, अल्लाह के नाम पर काफिर हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान। जिन मुजाहिदों को गिरफ्तार किया है, यानी जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें फौरन रिहा किया जाए। हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। रिहाई के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया जा रहा है। लखनऊ के बड़े मंदिर हमारे निशाने पर है। इसके अलावा आरएसएस कार्यालय भी हमारे निशाने पर है, और 10 हिंदू समाज सेवी भी हमारी नजर पर है। काफिर पुलिस के जो अधिकारी बेगुनाह मुसलमानों को फंसा रहे हैं, उनका हिसाब भी होगा। ये ना सोचें कि हमें किसी का खौफ है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम इतना कहर बरपा देंगे कि हुकूमत हिल जाएगी। ये है चिट्ठी जो धमकी दी गई है। लेकिन ये चिट्ठी बेशक धमकी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आतंकियों पर चाबुक चलाया है, उन पर शिकंजा कसा है, उनके सारे षड्यंत्र पानी में मिल गए। देखिए जरा कि ये जो बौखलाहट है आतंकियों में वो आखिर क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। आतंकियों की बौखलाहट की वजह है लखनऊ के काकोरी की ये तस्वीरें। साजिश तो थी योगी के गढ़ को दहलाने की। अलकायदा के आतंकी कुकर बम और बैटरी बम से यूपी में धमाका करते, उससे पहले योगी की एटीएस ने उन्हें धर दबोचा। अब तक 23 आतंकियों की यूपी में गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हीं के तिलमिलाए साथी अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिरों पर जरिए रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुआ है, और उसमें पुलिस की टीमें लगी हैं। सारे बिंदुओं की छानबीन की जा रही है। तो आपने पुलिस को भी सुना, और हो सकता है पुलिस छानबीन कर रही है, हो सकता है किसी असामाजिक तत्व या किसी ने शरारत के तहत भी इस तरह की हरकत की हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुछ और आतंकियों की। वो आतंकी जो हैवान हैं, जो जल्लाद हैं। हम तालिबानियों की बात कर रहे हैं, तबाही की महाजंग की बात कर रहे हैं। अमेरिका की सेना जा चुकी है और धीरे धीरे अगस्त के अंत तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से चले जाएंगे अमेरिकी सैनिक। लेकिन सोचिए, अमेरिकी सेना लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में रही, और इस दौरान अमेरिकी सेना की मदद वहां के लोकल स्थानीय अफगानी करते रहे। उनके लिए अब जान का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन अमेरिका उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा। उन अफगानी लोगों को अमेरिका अपने साथ अमेरिका ले जा रहा है, अपने वतन, और वो अमेरिका की सरजमी पर लैंड भी कर चुके हैं। ये बाइडेन का वादा था उन लोगों से जो अमेरिकी सेना की मदद कर रहे थे। पहले रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच खूनी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले के साथ उन अफगानी नागरिकों को लाने का वादा किया जिन्होंने तालिबान से जंग में अमेरिकी फौज की मदद की थी। इसी कड़ी में 200 से ज्यादा अफगानी नागरिकों का पहला विमान अमेरिका पहुंच चुका है।
अफगानी नागरिकों को अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिकी सैनिकों, राजनयिकों के साथ हजारों अफगान नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने हमें सेवाएं प्रदान की। हम उन लोगों से किया गया वादा पूरा कर रहे हैं, आगे भी इसे जारी रखेंगे। इस विमान ने वर्जीनिया के फोर्ट ली में लैंडिंग की, जहां पर सभी अफगानी नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और अमेरिका में रुकने के लिए वीजा की प्रक्रिया भी पूरी की गई। अफगानिस्तान से बाइडेन प्रशासन ने 2500 अफगानियों को अमेरिका ले जाने की तैयारी की है। तो ये अमेरिका का वादा था उन अफगानियों से जो उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ अब तक कदम से कदम मिलाकर लड़ रहे थे तालिबानियों के खिलाफ। तो अमेरिका अब उन्हें अपने साथ लेकर गया। लेकिन तालिबान क्या कर रहा है? क्योंकि तालिबान के साथ बहुत से दुनिया के वो मुल्क भी आकर खड़े हो गए हैं जो दरअसल चाहते नहीं अफगानिस्तान में अमन और सुकून। ये तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी कि कैसे तालिबानी आतंकी चीन की दावत और बिरयानी खाने चीन चले गए और बाकायदा चीनियों के साथ जाकर मिले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानी नेता बैठे हैं, इधर इस तरफ चीनी अधिकारी बैठे हैं और उनसे बाकायदा बातचीत हो रही है। और इसमें अब आपको बताएं, जो तालिबान का सह संस्थापक था वो भी पहुंचा था चीन और चीनियों से बात करने। मौलाना अब्दुल गनी बरादर इसमें शामिल है जो सह संस्थापक है तालिबान का। उनसे बात कर रहा है चीन। आप जानते हैं चीन क्यों बात कर रहा है तालिबान से? क्योंकि चीन को अफगानिस्तान पर वैसे ही नजर है ड्रैगन की जैसे चीन की दूसरे मुल्कों पर जमीन कब्जाने पर, उनकी चीजों पर अधिकार दिखाने पर होती है। आइए आपको बताते हैं चीन की लालच क्या है। आखिर इस बार चीन ने क्या चालबाजी की है? तालिबान के साथ चीन दरअसल गठजोड़ कर रहा है। चीन के साथ तालिबान की बाकायदा एक मीटिंग हुई और दरअसल इस ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि चीन की मंशा सुपर पावर बनने की है। चीन चाहता है अफगानिस्तान में घुसना। अफगानिस्तान से चीन को ताकत और पैसा दोनों मिल सकता है, यानी ताकत भी और पैसा भी। अफगानिस्तान में आपको बताएं क्या क्या होता है ज्यादा। अफगानिस्तान में तांबा, गैस, तेल का खजाना है, इसलिए चीन अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से उसने तालिबान से दोस्ती भी की है। इस दोस्ती के भी चीन को कई फायदे होंगे। चीन को उइगर आतंकियों से खतरा है और तालिबान से दोस्ती इस खतरे को दूर करेगी। इसके साथ ही चीन भारत के खिलाफ भी तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। चीन खुद अफगानिस्तान में निवेश को और बढ़ा रहा है और इन सब के बीच तालिबान की मंशा है उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाए, यानी तालिबान चाहता है कि उसे पूरी दुनिया का समर्थन मिल जाए। लेकिन आपको बताएं समर्थन मिलेगा कैसे? क्योंकि भारत दूसरी तरफ खुद चाह रहा है कि अफगानिस्तान के हालात सामान्य हो, लेकिन चीन जो कर रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है, उस पर अफगानिस्तान लताड़ रहा है। जी हां, अफगानिस्तान में जो सेना लड़ रही है वो लताड़ रही है। क्या कह रहा है अफगानिस्तान? देखिए, इमरान ने आतंकियों को आम नागरिक कहा था। आपको याद है इमरान खान ने कहा था ये जो तालिबानी है ये आम नागरिक हैं। इस पर अफगानिस्तान ने नाराजगी और सख्त रुख दिखाया है। भारत में अफगानी राजदूत ने सवाल उठाए। भारत में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं उन्होंने इमरान की भाषा पर सवाल उठाए। राजदूत फरीद मामुंदजई ने ये सवाल उठाए हैं इमरान खान की नीयत पर। तालिबान आम नागरिक नहीं हो सकता, यह कहा है अफगानिस्तान ने कि इमरान खान अगर उन्हें आम नागरिक कह रहे हैं तो इमरान खान भी उनके साथ साजिश में शामिल है। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि इसी तरह हिंदुस्तान भी कोशिश में है कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य रहें। चीन किससे मिल रहा है? तालिबान के आतंकियों से। भारत किससे मिल रहा है? अमेरिका से। भारत अमन पसंद है, इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री जब एंटनी ब्लिंकन यहां आए तो उनसे मुलाकात की। खुद भारतीय विदेश मंत्री ने समकक्ष जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अजित डोवल भी उनसे मिले, प्रधानमंत्री भी मिले। भारत का हित क्या है ये आपको बताता हूं। भारत क्या चाहता है अफगानिस्तान के साथ, किस तरह के संबंध रहें, आपको बताते हैं कि भारत कैसे घेरेबंदी की तैयारी कर रहा है। भारत तालिबान के आतंक के खिलाफ है और लश्कर जैसे जैसे आतंकी संगठन तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में तालिबान भारत के लिए खतरा बना हुआ और भी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तालिबानी आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका में एक साथ हैं। भारत अमेरिका, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब भारत आए तो इस बारे में चर्चा हुई। अब जब इस आतंक के खिलाफ अमेरिका और भारत साथ हैं तो ये आतंकी तालिबान के खिलाफ
बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कैसे अफगानिस्तान अटैक कर रहा है तालिबानियों पर। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो अटैक है ये किया है अफगानिस्तान ने। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं। रोज इस तरह के एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उन्हीं में से एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ का खासा नुकसान हो रहा है इस एयर स्ट्राइक में। ये जो आप देख रहे हैं, जरा सुनिए एक बार कितना जोरदार ये धमाका हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल अफगानिस्तान की सेना को जैसे ही पता चलता है कि यहां तालिबानी आतंकी छिपे हुए हैं, वो फौरन उस जगह को ट्रेस करके अपना फाइटर भेजता है और उसके बाद इस जगह को पूरी तरह से धमाके से उड़ा देता है। एयर स्ट्राइक करके उस जगह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है जहां भी ये आतंकी छिपे होते हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल दोनों तरफ से, यानी अफगानिस्तान तालिबान की सेना को मार रहा है, तालिबानी आतंकियों को मार रहा है, और तालिबान अफगानी सेना पर हमले कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तानी सेना का भी नुकसान हो रहा है, स्थानीय लोगों का भी नुकसान हो रहा है, और तालिबानी आतंकी भी मारे जा रहे हैं। अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अफगानिस्तान में ये जो खूनी जंग चल रही है उसका नुकसान क्या है ये आपको बताते हैं। लगभग 4 महीने का नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों तरफ से जो जंग चल रही है इसमें अब तक अफगानिस्तान तालिबान में लगभग 4 महीने में दोनों तरफ का भारी नुकसान हुआ है, और इस खूनी जंग का शिकार आम लोग हो रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हजारों जानें अब तक जा चुकी हैं। पिछले 4 महीने में मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान ने तालिबान पर 22,000 हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान पर 22,000 हमले किए हैं। 22,000 हमलों में 24,000 तालिबानी आतंकी मारे गए। जी हां, 24,000 टेररिस्ट तालिबान के जिन्हें मार गिराया गया है। लेकिन जंग में 5,000 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। जी हां, आम आदमी, स्थानीय लोग जो वहां रहते हैं उनकी जानें भी जा रही हैं। 5,000 वो आम नागरिक मारे गए हैं। लेकिन बड़ी चीज ये कि तालिबानियों की संख्या बताई जाती है जो आतंकी हैं, लगभग 50,000 की संख्या में तालिबानी आतंकी वहां मौजूद हैं। खासतौर पे जो पश्तून आबादी है अफगानिस्तान की, वो तालिबानियों के साथ है। तालिबान भी ज्यादातर पश्तून है, इसलिए लगभग 41% आबादी अफगानिस्तान की तालिबानियों के हक में है। लेकिन बाकी की जो आबादी है अफगानिस्तान में, वो इन आतंकियों के खिलाफ है, वो इन आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाती है, और हथियार भी वही लोग उठा रहे हैं। लेकिन उनमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। लगभग 5,000 लोग उसमें मारे गए हैं, लेकिन 24,000 आतंकियों को अब तक ढेर किया गया है। अफगानिस्तान की सेना की पूरी कोशिश है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाके हैं अफगानिस्तान में, अभी भी वो सेना के अंडर में और उनके कब्जे में है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।